और अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो फॉरेंस सीरीज, नर्सिंग ऑफिसर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर तमाम उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे नॉर्सेट हो गया हो, एएसआईसी हो गया हो, आरआरबी हो गया हो, डीएसएसबी हो गया हो, सीएचओ हो गया हो, और जितने भी स्टेट और सेंट्रल के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम हैं, उन तमाम एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और इस क्लास के अंदर बेसिक से बेसिक्स और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया जाता है। तो बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का बिल्कुल गुड इवनिंग है आप सभी को, और जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइएगा, और जुड़ने के बाद में अपने नॉलेज, उस नॉलेज को एक्सप्लोर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, है ना। यस, अब देखिएगा, जो कल मैं लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों छोड़ के गया था आपके भरोसे, और आपने भरोसा दिखाया इसमें, और उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपने यहाँ पे किया है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या था और आपको क्या आंसर देना था और क्या आंसर सही रहेगा। अपन यहाँ पे बच्चों बात करें, क्या लिखा, ये हो गया रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इंक्लूड, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। अब बताओ भाई, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन का क्या मतलब होता है। अब आप बोलो सर आइसोलेशन का मतलब तो ये होता है कि भैया कि यहाँ पे ऐसा करो कि रेस्पिरेटरी, जैसे मुझे सर्दी जुकाम है तो किसी और दूसरे व्यक्ति को ध्यान रखना, मेरे रेस्पिरेटरी की वजह से किसी और को स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से उसको इन्फेक्शन नहीं फैले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूज ऑफ हैंड। अपन बोले सर आपको मास्क है, मास्क को यूज करना है, यूज ऑफ गाउन, आपको गाउन यूज करना है, या अपन बोल रहे हैं हैंड वॉशिंग। बताओ ध्यान रखना, इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की, तो अपन ये बोल सकते हैं सर आप यहाँ पे मास्क यूज करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद अपन बोल रहे हैं सर ये ध्यान रखना गाउन है, वो गाउन भी होगा। इसके बाद अपन बात करें सर हैंड वॉशिंग है, बिल्कुल हैंड वॉशिंग। इन सभी से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पे कर रहे हो, ये ध्यान रखना जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किसकी बात करें, ध्यान रखना मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बेटा, उस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब अपन बोल सकते हैं सर जो चेन है ना इन्फेक्शन की, उसको ब्रेक करने का काम करता है। इसका मतलब बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया इनमें से, यदि आप बोलोगे तो क्या हो सकता है, ऑल। और यदि आपसे पूछे आपको इन तीनों में से एक को चूज करना है, भाई देखो तीन ऑप्शन है, तीन में से बच्चों यदि आपको एक को चूज करना है तो फिर एक में क्या जा सकता है, ये मास्क है वो मास्क जा सकता है, नहीं तो ध्यान रखना बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, डी है वो डी जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आपको बस यहाँ पे यही तो देखना है ना कि किस तरीके का क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन तो आपके काम का है, और मैंने आपको यहाँ पे ध्यान रखना 12th लेवल का क्वेश्चन, और अपन बोल रहे हैं टॉप टू टॉप, यहाँ पे आपके किसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्यों, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम बेसिक बनेगा, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और बेसिक भी आते हैं। क्या लिखा, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, ये देखो अपन बोल रहे हैं सर क्या एक सेल है, और इस सेल में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या ध्यान रखना, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं सर इसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है बेटा इसका, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और ये जो रहता है उसको अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के नाम से। और इसके अंदर जितना भी जो भी रहता है ना, इसको अपन बात कर रहे हैं कि भैया ये क्या है, तो ये अपन बोल सकते हैं सर इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोसोल है, वो साइटोसोल हो गया ना। पूरे सेल ऑर्गेनेल्स है, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, या लाइसोसोम है, कौन है बताओ, ध्यान रखना। यस बिल्कुल सभी आपको यहाँ पे आंसर है वो आंसर देना, यस बी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया कब से बड़ा होने लग गया, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हमेशा ध्यान रखना सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, क्या है, ये आप सभी को पता है कि भैया ये क्या करता है, अपनी बॉडी को एनर्जी या एटीपी देने का बेटा क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना ये हो गया न्यूक्लियस। राइबोसोम क्या करेगा बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। किसका काम करेगा, ध्यान रखना प्रोटीन सिंथेसिस है वो, प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए इसको अपन बेटा प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ पे बेटा सबसे अधिक प्रोटीन बनता है, ओके भाई। और लाइसोसोम इसको अपन बोलते हैं, आपने देखा होगा सेल की आत्मघात, अपन बोले आत्मघातक थैली है ना, मतलब सेल खुद को ये क्या कर सकती है, ब्लास्ट। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं बेटा इसके अंदर हाइड्रोलाइज्ड, किसकी बात करें, ध्यान रखना हाइड्रोलाइज्ड जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम यदि लाइसोसोम ब्लास्ट हुआ सेल पूरी बिखर जाएगी, है ना। तो अपन बोल रहे हैं, और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल्स है बेटा उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस रहेगा। तो बेटा बी इसमें बिल्कुल यहाँ पे क्या रहने वाला है, सही है, वो सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जिन जिन बच्चों ने बी किया है, मोस्ट ऑफ बच्चों ने बी किया है, न्यूक्लियस किया है, तो बिल्कुल ये आपको दिख रही है सेल के अंदर सबसे बड़ा कोई ऑर्गेनेल्स है, उसका नाम क्या रखना, अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा ये हो गया आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस यहाँ पे आपका रहेगा। क्लियर है। यहां पे अपन बात करें तो ये देखो भाई, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो भाई अब अपन यहाँ पे बात करें अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, और अगला जो क्वेश्चन बेटा ये है, क्या लिखा, पेनफुल मैच्योरेशन इज कॉल्ड, पेनफुल मैच्योरेशन। पहली चीज तो बेटा इस मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं, डिसयूरिया, एनयूरिया, ग्लाइकोसूरिया या ओलिगोयूरिया, है ना। अब ये चीज अपन यहाँ पे बात करें सर पेनफुल मैच्योरेशन,
तो इसमें क्या होगा, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यूरिन बनने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं। किसकी बात करें ध्यान रखना, यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन बनने की प्रोसेस को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो गया मैच्योरेशन। और आपको ध्यान रखना, शायद आई थिंक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो आंसर क्या था, ए था। अपन ने कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था, है ना बेटा। यस, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा बेटा, ए है, वो ए रहेगा। क्लियर है, इसको अपने डिस्कस कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाओ भाई, बताओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या लिखा है, इन फॉलोइंग विच नॉट ए डायग्नोस्टिक एड। यहां पे ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक एड या डायग्नोस्टिक का साधन नहीं है, कि जब अपन कोई बीमारी होती है, उस बीमारी को डायग्नोसिस का मतलब जांच करने के लिए, और उसी जांच करने के लिए अपन जो साधन यूज करते हैं, लेप्रोस्कोपी साधन है क्या, एक्सरे साधन है क्या, ब्रोंकोस्कोपी साधन है, या ट्यूबेक्टोमी साधन है। बिल्कुल बेसिक है बेटा। आप यहाँ पे देखना, इसमें क्या है ध्यान रखना, लेप्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है बेटा। यहाँ पे मैं बात करूं, लेप्रोस्कोपी हमेशा अपन बोल सकते हैं, ये देखो लेप्रोस्कोप के द्वारा एब्डोमिनल है ना, ये एब्डोमिनल सर्जरी की जाती है। आपने देखा होगा बेटा, लेप्रोस्कोप का यूज करके आप जैसे एब्डोमिनल एरिया है उसमें ध्यान रखना 3 है ना, वो 3 होल करते हैं, है ना। 3 होल करने के बाद में यहाँ पे ध्यान रखना आप क्या करते हो, बहुत सारे जो एब्डोमेन की सर्जरी है ना, तो लेप्रोस्कोप सबसे अधिक यूज किया जाता है, अपन बोल रहे हैं एब्डोमिनल सर्जरी के लिए। क्लियर है बेटा। उसके बाद एक एक्सरे, एक्सरे आप सभी को पता है कि एक्सरे हमेशा बोन का लिया जाता है। एक्सरे बोन का ले सकते हो, एक्सरे किसका, ये होगी सर बोन होगी, बोन का ले सकते हो आप। अपन बोल रहे हैं सर लंग्स है ना, उस लंग्स का आप ले सकते हो। बहुत सारी चीजों का एक्सरे, वो एक्सरे लिया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल क्या ध्यान रखना, ये भी है। अगला लिखा ब्रोंकोस्कोपी। बेटा आज के बाद ध्यान रखना, जो स्कोपी वर्ड है ना, ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको स्कोपी, और स्कोपी वर्ड का मतलब होता है देखना, जिसको अपन बोलते हैं, ये हो गया सर विजुअलाइजेशन। स्कोपी का मतलब क्या होता है, ये अपन बात करें सर विजुअलाइजेशन है, उस विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन बात करें ब्रोंको, ब्रोंको मतलब ब्रोंकस, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ सर, ब्रोंको इसका मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकस। आप बोलोगे सर ब्रोंकस कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं है। तो ब्रोंकस बेटा कहाँ पे ध्यान रखना, लंग्स है, उस लंग्स के अंदर होता है, तो उसको देखने का स्कोप होता है, उसको देखने क्या होता है ध्यान रखना, स्कोप है, वो स्कोप होता है। और ट्यूबेक्टोमी, ये बेटा ध्यान रखना कोई भी स्कोप नहीं है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा फीमेल स्टरलाइजेशन। आपने देखा होगा महिला नसबंदी, क्या बोलते हैं इसको ध्यान रखना, ये हो गया फीमेल स्टरलाइजेशन। और फीमेल स्टरलाइजेशन का मतलब अपन बोल रहे हैं, ये अपन बोल रहे हैं महिला, अपन बोल रहे हैं सर नसबंदी है ना, उस नसबंदी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं वो क्या करवा सकते हैं, नसबंदी। तो ये बेटा डायग्नोसिस नहीं है, नसबंदी एक ट्रीटमेंट है। आप क्या करो ध्यान रखना, नसबंदी करवा रहे हो तो ये आगे जाके बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए आपको नोट पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, डी है, वो डी सही जाएगा। बाकी ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये तीनों क्या ध्यान रखना बेटा, एक जांच करने के यंत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा ध्यान रखना, जांच करने के यंत्र होते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, जो है वो जांच करते हैं। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। बताओ भाई, ऐसा कौन सा स्कोप है जिसके द्वारा आप स्टोमक या पेट को देख सकते हो। बताओ भाई, विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोमक इज नोन एज, जिस स्कोप के द्वारा अपन पेट देख सकते हैं, है ना। आप देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक आगे स्कोप ऐसा होता है, देखो यहाँ पे आगे कैमरा लगा होता है, ऐसी एक छोटी सी मशीन होती है, ठीक है, और इसके पीछे ध्यान रखना, इसके पीछे एक लंबा सा वायर होता है, और इस मशीन को अपन क्या करते हैं ध्यान रखना, अपन मुंह से ध्यान रखना कहाँ डालते हैं, अपन बोल रहे हैं सर पेट में। और पेट में ध्यान रखना अपन ये देखते हैं कि ये जो स्टमक है, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया अपना स्टमक है, उस स्टमक के अंदर उसकी जो लेयर है, उस लेयर के बारे में इन सब का पता करना, उसको देखने के लिए अपन यूज करते हैं। तो बताओ उसको अपन गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, लेप्रोटोमी बोलते हैं, या गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। बताओ भाई इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल यस, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। देखो बेटा, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब क्या हो, इसका मतलब, इसका देखो एक वर्ड है ध्यान रखना, गैस्ट्रो, है ना बेटा। गैस्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पेट, जिसको अपन बोलते हैं, ये हो गया स्टमक। और एक्टोमी बेटा लिखा है ना, ये हो गया एक्टोमी, इसको अपन 2 वर्ड में तोड़ोगे तो यही बनेगा। और एक्टोमी का मतलब बेटा क्या होता है, आपको पता है, इसका मतलब होता है ध्यान रखना कट करना। क्या होता है ध्यान रखना, कट करना। तो यदि आप पेट के किसी पार्ट को काटते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया ध्यान रखना गैस्ट्रेक्टोमी, गलत है। लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी मतलब क्या होती है, ये भी एक एब्डोमेन की सर्जरी होती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेप्रोस्कोप के द्वारा आप एब्डोमेन के पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हो, अभी मैंने बोला ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो यदि उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपन क्या करते हैं, ये हो गया बेटा किसी के स्टमक को देखते हैं। एक और वर्ड है बेटा, अपन इसको ध्यान रखना गैस्ट्रोस्कोपी, या इसको अपन एंडोस्कोप के नाम से जानते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए ना कि एंडोस्कोप किसके काम आएगा, तो ध्यान रखना बेटा एंडोस्कोप जो है ना, वह स्टोमक को विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज में लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी ने ध्यान रखना ए आंसर किया है, तो बिल्कुल सभी का जो आपका यहाँ पे जो ए आंसर है, वो ए आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, वो सही रहेगा। क्लियर बच्चों। अब आ जाओ भाई अगला, बताओ इसमें अपन बात करें कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन, और नर्सिंग ऑफिसर में भी, सीएचओ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया भी है बेटा। क्वेश्चन क्या है कि बताओ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, कि
स्टरलाइजेशन या विसंक्रमण का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण जो मेथड है उस मेथड का नाम बताइएगा। बताओ भाई, ड्राई हीट है, पाश्चराइजेशन है, ऑटोक्लेव है, या अपन बोल रहे हैं गैस स्टरलाइजेशन है, वो गैस स्टरलाइजेशन होगा। बताओ भाई अपन किसकी बात करें यहाँ पे, क्या होगा? बिल्कुल सभी इसमें यहाँ पे बता सकते हो, है ना। अब अपन बोल रहे हैं सर मेथड तो ये है सबसे अच्छा मेथड, सबसे शानदार मेथड, अपन बोल रहे हैं सर ड्राई हीट। ड्राई हीट इतना अच्छा मेथड नहीं है, मेथड जरूर है। ये देखो ध्यान रखना, पाश्चराइजेशन, ये बेटा पाश्चराइजेशन मेनली किसका किया जाता है? मिल्क को। आपने देखा होगा मिल्क जो है ना, इस मिल्क को अपन क्या करते हैं? पाश्चराइजेशन का मतलब क्या है ये ध्यान रखना, मिल्क के लिए होता है। और इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले मिल्क है ना, उस मिल्क को अपन क्या करते हैं? 63 डिग्री पे, या अपन बोल रहे हैं 72 डिग्री पे, इसको ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं? इसको अपन ध्यान रखना हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और उसके बाद में आप डायरेक्ट क्या करोगे? ये हो गया रेफ्रिजरेटर। किसकी बात करें? आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में डालोगे और उसको क्या करोगे? ठंडा करोगे। और ठंडा करने के बाद में आपने देखा होगा अमूल दूध होता है, आपने देखा होगा अमूल हो गया, सरस हो गया, ये जितने भी मिल्क है ना, इन मिल्क के ऊपर ये लिखा आता है कि पाश्चरीकृत मिल्क। मतलब क्या हुआ कि आपने पहले इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद में एकदम से उसको ठंडा किया, इसलिए वो मिल्क खराब नहीं होता है। वो मिल्क क्या होगा ध्यान रखना? खराब है, वो खराब नहीं होता है। और यदि आपने इस मिल्क को ध्यान रखना 72 डिग्री से ऊपर की बात करें कि आपने इससे अधिक गर्म कर दिया, जैसे अपन बोल रहे हैं 80 हो गया, आपने 100 हो गया, इसका मतलब क्या बेटा? ये जो मिल्क है ना, मिल्क के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है, जैसे अपन बोल रहे हैं सर कैल्शियम होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट है, वह सारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए मिल्क को आपको इतने डिग्री पे ही क्या करना है। और उसके बाद में ऑटोक्लेव, यस, आपका जो सही आंसर है ना वो क्या रहने वाला बच्चों? सी द राइट आंसर। क्योंकि ऑटोक्लेव हॉस्पिटल में सबसे अधिक यूज लिया जाता है और सबसे अधिक अपने हॉस्पिटल में कोई कारगर मेथड है बेटा, उस कारगर मेथड का नाम क्या है जी? ऑटोक्लेव। क्या नाम है ध्यान रखना? यस, ऑटोक्लेव है, वो ऑटोक्लेव यहाँ पे रहेगा। और गैस स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं? अपन गैस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये देखो ऑपरेशन थिएटर होता है ना बेटा, जिसको अपन ओटी कहते हैं, और जो ओटी है ना उसमें ध्यान रखना फ्यूमिगेशन करते हैं। किसकी बात करें ध्यान रखना? ये हो गया फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन किया जाता है, उसमें गैस छोड़ी जाती है और उसके बाद में ओटी है ना, उस ओटी को 24 से लगाकर 48 घंटे तक आपको गैस भर के छोड़ देना है और आपको खोलनी भी नहीं है। और फिर उसके अंदर ध्यान रखना क्या हो जाता है? जितने भी पैथोजन, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें अपन जीवाणु, विषाणु, ये जो चीजें है ना, वो सारे के सारे मर के नष्ट हो जाते हैं। तो ये लेकिन सबसे ज्यादा यूज लेने वाला सबसे अच्छा कौन सा है? तो उसका नाम क्या बेटा? ऑटोक्लेव। सी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। अगला बताओ भैया, ये लिखा पर्पस ऑफ अप्लाइंग रिस्ट्रेंट। बेटा रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बांधना। किसकी बात करें ध्यान रखना? ये हो गया बांधना, है ना, ये हो गया बांधना, है ना। और रिस्ट्रेंट का मतलब है आप किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेंट कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति को बांध रहे हो, उसके पीछे पर्पस क्या है? किसी भी व्यक्ति हो गया, कोई मैं कह रहा हूं इस हाथ के पार्ट हो गया, कोई सा पार्ट हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, किसी की बात कर रहे हैं। क्या लिखा? टू इमोबिलाइज ए पार्ट, कि आप यहाँ पे ये चाह रहे हो कि वो जिस पार्ट को आपने रिस्ट्रिक्ट किया है वो हिले डुले नहीं। दूसरा, टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी, आपने उस व्यक्ति को आप उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हो, आप उस व्यक्ति को बेड से खड़ा नहीं होने दे रहे हो, तो आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया है किसकी? कि वो व्यक्ति एक्टिविटी नहीं कर पाए। तीसरा लिखा ध्यान रखना, टू प्रमोट ए फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये हो गया इन पेशेंट। और आप यहाँ पे ध्यान रखना पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करके बंद कर रहे हो, तो पेशेंट क्या ध्यान रखना ये प्रमोट होता है कि भाई मैं जैसे क्या होगा, खड़ा नहीं होऊंगा, गिरूंगा नहीं, इस तरीके से पेशेंट को ध्यान रखना जो फीलिंग है ना वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है क्या। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बताओ कि रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है। ये रिस्ट्रेंट बेटा अपन किस में यूज करते हैं? ये फ्रैक्चर वाले अपन मोस्टली अपन बात करें ना, तो ये सर ये जो फ्रैक्चर जो होती है ना, बोन टूटती है, हड्डी फ्रैक्चर होती है, उसके अंदर अपन सबसे अधिक यूज है वो यूज लेते हैं। बताओ भाई इसमें क्या होगा? ये देखो इमोबिलाइजिंग पार्ट, की पार्ट हिले डुले नहीं, तो ये बात तो बेटा बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा अपन बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति की एक्टिविटी को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और पेशेंट की जो सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे बेटा क्या होगा? डी आंसर सही होगा। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल एकदम क्या है बेटा? करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। यस, है ना, यस, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये अपन बोल रहे हैं रिस्ट्रेंट, है ना, तो इसलिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया? और ये इमोबिलाइजेशन किस में करते हैं बेटा? ये करते हैं फ्रैक्चर वाले में, बहुत जरूरी होता है ये। क्योंकि फ्रैक्चर वाला, यदि देखो मैं कह रहा हूं मेरी ये बोन फ्रैक्चर होगी, तो मुझे इस हाथ को हिलाना डुलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस हैंड को बेटा हिलाता डुलाता हूं, तो मैं कह रहा हूं मेरा ध्यान रखना और फ्रैक्चर बढ़ सकता है, जो फ्रैक्चर है ना वो फ्रैक्चर और बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हिलाना नहीं है, रिस्ट्रेंट का यूज करना है। अगला बताओ बेटा, यस, क्या लिखा हुआ है? विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। बताओ भाई उस स्कोप का नाम बताओ जिसके द्वारा अपन यूरिनरी ब्लेडर को देखा जाता है। यूरिनरी ब्लेडर जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? ये हो गया बेटा मूत्राशय, है ना, उस मूत्राशय को देखने के लिए कौन सा स्कोप यूज करोगे? ए का नाम क्या बेटा? ये हो गया आपका कोल्डोस्कोप। ए का नाम क्या हो गया? सिस्टोस्कोप। ए का नाम हो गया बेटा इसमें ध्यान रखना हिस्टेरोस्कोप। और ए का नाम क्या हो गया? नेफ्रोस्कोपी। बताओ भाई इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? बेटा यहाँ पे मैं बात करूं कि मूत्राशय को देखने के लिए जिस स्कोप का आप यूज करते हो, यहाँ पे लिखा नेफ्रोस्कोपी, ये किसके लिए? ये होगा बेटा विजुअलाइजेशन ऑफ, किसका ध्यान रखना? विजुअलाइजेशन ऑफ नेफ्रॉन।
आप यहाँ पे किडनी के जो नेफ्रॉन है ना, उस नेफ्रॉन को, ये हो गया नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन को देखने के लिए। फिर ये बेटा देखो ध्यान रखना, ये होगा हिस्टेरो, हिस्टेरो का मतलब आप यहाँ पे यूट्रस को देखने के लिए, विजुलाइजेशन ऑफ यूट्रस है ना, ये ओपन यूट्रस का मतलब क्या हो गया, गर्भाशय को देखने के लिए जिस स्कोप का यूज करते हैं उसका नाम क्या, देखो ये होगा स्टीरियोस्कोप। और किडनी को देखने के लिए, नेफ्रॉन को देखने के लिए आप ये करोगे। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टोस्कोपी, और इसका मतलब ध्यान रखना, ये हो गया बेटा विजुलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है बेटा, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर को देखने के लिए जिस स्कोप का यूज किया जाता है बेटा, उस स्कोप का नाम क्या है, ये हो गया सिस्टोस्कोपी। और ध्यान रखना, ये क्विल्डो अपन बोले, ध्यान रखना सर, ये हो गया क्विल्डोस्कोपी। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ अपन बोले सर रेक्टम है ना, उस रेक्टम या जो एनस है ना, उस एनस को यहाँ पे विजुलाइज किया जाता है। तो आज के बाद में इसके अलावा जो आपको ये 3 क्वेश्चन और मैंने बता दिए है ना, क्योंकि जिससे रिलेटेड होता है वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे क्या बोलोगे, ये हो गया सिस्टोस्कोपी। और जो ब्लेडर है ना बेटा, ये देखो यूरिनरी ब्लेडर, किसकी बात करूं, ध्यान रखना, ये यूरिनरी ब्लेडर। और इस ब्लेडर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना, वो अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये हो गया सिस्ट। सिस्ट का मतलब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं सर, जो ब्लेडर है उस ब्लेडर, और आपने देखा होगा इस ब्लेडर के अंदर बेटा इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है, ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिस्टाइटिस। क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया सिस्टाइटिस। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर यूरिनरी ब्लैडर में संक्रमण होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपको बेटा यहाँ पे सिस्टाइटिस में क्या बताना है सर, इसका मोस्ट कॉमन जो कोज है ना, उसका नाम है बेटा, ये हो गया ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया रहता है, ध्यान रखना, ई कोलाई। यदि आपसे पूछा जाए कि सर जो देखो सिस्टाइटिस, दूसरा एक होता है बेटा यूटीआई, किसकी बात करें, यूटीआई, नाम पता है आपको, यूटीआई का मतलब है, ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं, ये देखो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये हो गया इन्फेक्शन। अब बेटा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें अपन बोल रहे हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन किसमें होता है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ये महिलाओं में सबसे अधिक होता है। और इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या बेटा, तो इसका भी बेटा ई कोलाई है, वो ई कोलाई रहेगा। ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो महिलाओं में सबसे अधिक क्यों है, क्योंकि महिलाओं के अंदर बेटा क्या होता है कि एक यूरेथ्रा नाम की स्ट्रक्चर होती है। क्या नाम है, ध्यान रखना, ये हो गया यूरेथ्रा। और महिलाओं में यूरेथ्रा बेटा शॉर्ट होती है, और शॉर्ट कितनी होती है, ओनली एंड ओनली 4 सेंटीमीटर होती है। और मैं बात करूं मेल की, पुरुषों के अंदर कितनी होगी बेटा, तो पुरुषों के अंदर तो ध्यान रखना 16 से लगाकर अपन बोल रहे हैं सर 20 सेंटीमीटर होती है। तो ध्यान रखना पुरुषों में तो 20-25 सेंटीमीटर होती है, तो वहां पे इन्फेक्शन ब्लैडर तक नहीं पहुंचता है ना। इसलिए महिलाओं में सबसे अधिक यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। और यूटीआई कौन करवाता बेटा, ई कोलाई करवाता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर चीज है, यस ये चीज है, अच्छा बात है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, बी है, वो बी सही आंसर रहेगा। बताओ भाई ये प्रोसेस कौन बताएगा, ये भी सारे में क्वेश्चन लेना हो ना, ये ध्यान रखना, सारे के सारे प्रोसीजर से और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए उनको बता रहा हूं। दिस इज ऑल आर द बेटा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो, द डायग्नोस्टिक विच इज परफॉर्म टू कलेक्ट CSF। बताओ ध्यान रखना, यदि आपको CSF को कलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, किसकी बात कर रहा हूं, CSF को कलेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोसिस करोगे, कौन सी जांच करोगे। बताओ भाई, थोरासेंटेसिस जांच करोगे, दूसरा एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस जांच करोगे, फिर लंबर पंचर जांच करोगे, या ब्रोंकोस्कोपी करोगे। अब आप बोलोगे सर ब्रोंकोस्कोपी, CSF कहां आया, CSF कहां होता है बेटा, ये तो आपको पता है ना, CSF होता है बेटा ब्रेन के पास में, ये हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में होता है। और ब्रेन और स्पाइनल कोड में CSF को निकालना है, तो इसका मतलब ये लंग्स तो होगा नहीं, ठीक है। ये बेटा थोरासेंटेसिस का मतलब क्या हुआ है, ये दे ध्यान रखना, अपने जो लंग्स है ना, लंग्स, और लंग्स के ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं चारों ओर पानी भर जाए, लंग्स के चारों ओर पानी भरना क्या कहलाता है बेटा, ये अपन बोल रहे हैं बेटा प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखना, ये हो गया सर प्लूरल इफ्यूजन। तो लंग्स के चारों ओर पानी भरता है, और उस पानी को निकालने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं बेटा थोरासेंटेसिस। थोरा मतलब क्या होगा, ये हो गया थोरेसिक कैविटी। थोरा मतलब क्या हो गया, ये हो गया सर थोरेसिक कैविटी। और उसके बाद में सेंटेसिस का मतलब होता है बेटा खींच के निकालना। सेंटेसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ये हो गया रिमूव। क्या होता है, ध्यान रखना, रिमूव है, रिमूव करने की प्रक्रिया को सेंटेसिस कहते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस मतलब क्या हो बेटा, जो अपना एब्डोमिन है, किसकी बात करें, ध्यान रखना, एब्डोमिन। और एब्डोमिन में बेटा कौन सी, ध्यान रखना, ये हो गया एब्डोमिन। और एब्डोमिन में कौन सी है, आपने देखा होगा बेटा पेरिटोनियल कैविटी है। कौन सी कैविटी है, पेरिटोनियल। और उस पेरिटोनियल कैविटी में बेटा क्या भर जाता है, पानी भर जाता है ना। अपन बोल रहे हैं ये हो गया फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, और उसमें यदि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया एक्यूमुलेशन, तो उसको अपन ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल में पानी भरना। और पेरिटोनियल में यदि पानी भरता है तो उसको अपन बोलते हैं असाइटिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा, ध्यान रखना, असाइटिस है ना, अपन उस असाइटिस के नाम से जानते हैं। और इसलिए अपन ये करते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आप सभी ने सही आंसर किया बेटा, और वो CSF को लेने के लिए आपको लंबर पंचर करना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, लंबर पंचर है वो लंबर पंचर करना पड़ेगा। और इसमें आपको क्या करना है, जो व्यक्ति है ना बेटा, इस व्यक्ति को आपको कुछ नहीं करना, उसको बोल तू सो जा, और ये बेड है और इस बेड पे आपने व्यक्ति को लेटा दिया, और लेटाने के बाद में आप व्यक्ति को बोलोगे कि ध्यान रखना तेरे एक तो पैर है ना, ये पैर को आपकी गर्दन की ओर मोड़ो और गर्दन आपकी पैर की ओर मोड़ो। तो ध्यान रखना जैसे ही ऐसे सोएगा बंदा, और यहाँ पे आपको पीछे से आपको यहाँ पे निडल डाल के स्पाइनल कोड से आपको यहाँ पे क्या कर लेना बेटा, यहाँ पे आप सैंपल है उस सैंपल को ले सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, जो सैंपल है ना उस सैंपल को लिया जा सकता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? अगला बताओ। यस, ये कौन बताएगा भाई? जो बताएगा वो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा फेवरेट है। बताओ, साइनोसिस इज कोज्ड बाय इन केस। साइनोसिस का मतलब होता है अपनी जो बॉडी है ना उसका, अपना जो शरीर है बेटा, उस शरीर का कैसा हो जाता, ये होगा नीला पड़ जाना। किसकी बात करें ध्यान रखना, शरीर है उस शरीर का नीला पड़ जाना। किसकी बात ध्यान रखना, यहाँ पे अपन बोले सर ये हो गया नीला पड़ जाना। बताओ भाई अपना शरीर नीला किस वजह से पड़ता है? अपनी बॉडी आपको नीली नीली दिखेगी, तो इसके पीछे कारण क्या है? लैक ऑफ वाटर की, पानी की कमी की वजह से, फिर हो गया लैक ऑफ ब्लड, रक्त की कमी की वजह से या खून की कमी की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब अपन बोल रहे हैं ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन जो होती है उसकी, और उसके बाद में अपन बोल रहे हैं ग्लूकोज की कमी से। बताओ किसकी कमी से अपनी बॉडी का कलर नीला है, वो नीला पड़ जाता है। अब अपन बात करें लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। आज के बाद ध्यान रखना क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, निर्जलीकरण। फिर होता है लैक ऑफ ब्लड, यदि बेटा ब्लड की कमी होती है तो उसकी वजह से अपन बोल रहे हैं ब्लड की कमी होगी, तो उसकी वजह से अपन बोल रहे हैं सर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, एनीमिया बीमारी होगी। फिर होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा उसकी जगह ध्यान रखना एक प्रोसेस होती है उसका नाम बेटा इस्चेमिया, और इस्चेमिया होगा इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस का मतलब अपनी बॉडी ब्लू कलर की हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकोज की कमी हुई तो क्या हुआ बताओ, इसको अपन बोल रहे हैं ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा बेटा, हाइपोग्लाइसीमिया। और यदि ध्यान रखना ग्लूकोज की कमी बेटा कितनी, ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं 20 जो है ना, ये हो गया अपन बोल रहे हैं या तो 40 ग्राम से, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया 40 ग्राम या 20 ग्राम से कम हुआ ना, तो ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश। और यदि व्यक्ति बेहोश होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना उसको रसगुल्ले खिलाओ, है ना। आप उसको ध्यान रखना जो अपन बोले गुड़ है, गुड़ को ध्यान रखना गन्ने का जूस ऐसे पिलाओ, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होगी, शुगर जाएगा, और शुगर जाएगा ध्यान रखना व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल रहे हैं ये हाइपोग्लाइसीमिया वाली बीमारी है। तो आपसे पूछा क्या है कि किस कारण की वजह से अपनी बॉडी नीली पड़ जाती है, और आप सभी ने बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल यस, सभी ने सी आंसर दिया। इसका मतलब जिन जिन ने आंसर दिया वो मेरे सारे फेवरेट हो गए, है ना बेटा। यस, क्या हो गया ध्यान रखना, सी है वो सी यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है बेटा। यस, बिल्कुल रसगुल्ले खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुलाब जामुन खिलाओ, जो सबसे ज्यादा मीठी चीज है वो आपको खिलानी, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। उसके बाद बताओ ध्यान रखना आपके काम की चीज, कोजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब अपन बोल रहे हैं सर जो हार्ट अटैक आता है, किसकी बात करें, ये आपने नाम सुन रखा है, बताओ हार्ट अटैक का कारण क्या होता है। किसी व्यक्ति के अंदर हार्ट अटैक आता है, आपने नाम सुना होगा सर हार्ट अटैक। पहली चीज तो हार्ट अटैक में होता क्या है, किसकी वजह से आता है, एमआई की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, या ऑल की वजह से। देखो बेटा यहाँ पे मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है ये हो गया स्टॉप बीटिंग हार्ट, स्टॉप, ये हो गया बीटिंग, किसकी बात करें रखना, ये हो गया स्टॉप, ये हो गया अपन बोल रहे हैं कि भाई बीट है ना, बीट लिखो ना, ये हो गया स्टॉप बीटिंग हार्ट, क्लियर है, ये हो गया। और जो अपनी हार्ट है उसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, और हार्ट की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो ब्लड है ना बेटा, वो ब्लड कहां तक नहीं पहुंचेगा, ब्लड, और ब्लड कहां नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखना, ये हो गया नर्वस सिस्टम, कहां तक ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, नर्वस सिस्टम तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ध्यान रखना व्यक्ति क्या होगा, ये हो गया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ, ये हो गया बेटा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ बेहोश हो रहा है, क्योंकि ध्यान रखना उसको क्या नहीं मिल रही है, ब्लड नहीं मिल रहा है, और ब्लड और क्या नहीं मिल रहा है, O2 है ना, उस O2 की बेटा क्या हो रही है, कमी। और एक चीज ध्यान रखना, यदि अपना जो ब्रेन है ना बेटा, किसकी बात कर रहा हूं, इस नर्वस सिस्टम में जो अपना ब्रेन है ना बेटा, उस ब्रेन को किसकी बात करें, ये जो ब्रेन है इसको यदि 6 मिनट तक, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ये हो गया 6 मिनट तक यदि उसको ऑक्सीजन प्लस ब्लड नहीं मिला तो ध्यान रखना अपना ब्रेन है वो ब्रेन क्या हो जाता है, ध्यान रखना 6 मिनट के बाद में डेड है वो डेड होने लग जाता है। और यदि आपका ब्रेन डेड हो गया तो आप कोमा में चले जाओगे, और कोमा के बाद उस व्यक्ति का डेड हो जाए, है ना। और ध्यान रखना यदि 6 मिनट से अधिक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तभी कहते हैं ना जिसको हार्ट अटैक आता है उसको आप सीधा सुला के CPR शुरू करो। तो ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है, हार्ट वापस क्या हो जाता है बेटा, है ना, वो शुरू हो जाता है इसकी वजह से। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये हार्ट अटैक MI का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है मायोकार्डियल,
क्या ध्यान रखना, ये हो गया मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर इनफ्रैक्शन क्या मामला है? इनफ्रैक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि अपनी जो मायोकार्डियम है अपना, देखो ये जो हार्ट है, दिस इज नॉट ए डिब्बा, दिस इज अ हार्ट, दिस इज द मेडिकल हार्ट। और ये ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं कि ये बेटा जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, क्योंकि ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब जो ये बेटा अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक मायोकार्डियम मसल्स होती है। क्या नाम ध्यान रखना, ये हो गया मायोकार्डियम मांसपेशी, या उसको बेटा ये हो गया मसल्स है, उस मसल्स के नाम से जानते हैं। और ये मसल्स बेटा वीक हो जाएगी, मसल्स क्या होगी, वीक हो गई, मसल्स थक गई। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन प्लस ब्लड नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन और ब्लड क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसका कारण ये है कि बेटा देखो ये जो मायोकार्डियम है ना, इसमें ध्यान रखना यहाँ पे कुछ एक आर्टरी होती है, आर्टरी मतलब ध्वनि होती है, और ये आर्टरी बेटा क्या करती है, ब्लड है ना, उस ब्लड को क्या करती है, सप्लाई। मैं कह रहा हूं जो आर्टरी अपनी हार्ट को सप्लाई करती है, उस आर्टरी के अंदर क्या हो गया बेटा, ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज आ गया, वो आर्टरी, वो अपन बोल रहे हैं ना आर्टरी बेटा बंद हो गई। और यदि वो आर्टरी बंद हो जाएगी तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और हार्ट खुद को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की मसल्स क्या नहीं करेगी बेटा, अपन बोल रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो फिर पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, और पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, फिर ध्यान रखना राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि देखो बेटा इसमें मोस्ट कॉमन यदि आपसे पूछा जाए तो मुख्य कारण बेटा ए रहने वाला है, MI, और इसका कॉम्प्लिकेशन है, इसका ध्यान रखना बेटा क्या है, ये हो गया कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे रहने वाला। दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक कोई लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक का मतलब अपन बोल रहे हैं सर ये अपन बोल रहे हैं करंट है, वो करंट लगा, किसकी वजह से, ध्यान रखना, और करंट की वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि जैसे माना कि अपन बोल रहे दम घुटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कभी अपन चिगार जलाते हैं, जो चिमनी आती थी पहले केरोसिन डाल के जलाया जाता था, आपको याद हो तो लालटेन आती थी, उनके अंदर ध्यान रखना आपने देखा एक कमरे में आप लालटेन को जला दो और उसमें कैरोटीन डालो, उस कैरोसिन का जो या स्टोव आता था जिसमें कैरोसिन डालते थे, उसको जला, उसका जो धुआं होता था ना, उस धुएं की यदि आपको बार बार धुआं गया, और धुआं जाने की वजह से इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में CO2 होती है, और CO2 की वजह से अपन बोल सकते हैं उस व्यक्ति का दम घुटेगा। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर दम है, वो दम घुटेगा, और व्यक्ति का दम घुटेगा इसका मतलब उसको सांस नहीं आएगा, और सांस नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, ध्यान रखना हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, यदि आपसे ये तीनों के बारे में पूछे तो आप यहाँ पे बेटा ऑल भी आंसर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डी आंसर भी जिन्होंने किया उनका भी सही है। और इन तीनों में से एक पूछे कि सर 1, 2 और 3, इन तीनों में एक बताओ, तो बेटा आपको क्या बताना है, सर MI है ना, उस MI के बाद में व्यक्ति में हार्ट अटैक आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा, यस हार्ट अटैक है, वो हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए बेटा अपन ये क्या बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और हार्ट अटैक में अपना जो है ना हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, हार्ट पंप नहीं कर पाता। मैंने सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दी कैसे कैसे क्या चीजें होती है, ठीक है बेटा, वेरी नाइस है ना। उसके बाद देखो अगला, ये बताओ भाई, ये आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बेटा, देखो सबसे पहले लिखा है इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी आर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है बेटा के बजाय, के बजाय का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन किन में ऑक्सीजन की आवश्यकता, एक को छोड़ के ऑक्सीजन की जरूरत किस किस में है, बताओ भाई। साइनोसिस वाले में ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? दूसरा एनोरेक्सिया वाले में, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख कम लगना, क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, ये हो गया भूख कम लगना। किसकी बात करें, ध्यान रखना, भूख कम लगना, भूख कम लग रहा है तो आप ऑक्सीजन दोगे क्या। फिर लिखा एनीमिया, एनीमिया का मतलब आपको पता है ये हो गया ब्लड की कमी, किसकी बात करें, ध्यान रखना, ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी। और फिर लिखा पल्मोनरी एडिमा या निमोनिया, ठीक है, निमोनिया होगा, इसका मतलब उसको सांस नहीं आएगा बेटा, उसको ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं निमोनिया वाले पेशेंट को क्या होगा बेटा, डिस्निया होगा। और डिस्निया का मतलब क्या होता है, ये हो गया ब्रीथिंग डिफिकल्टी। किसकी बात करें बेटा, ये हो गया ब्रीथिंग, ये हो गया डिफिकल्टीज है, वो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगा। अब बताओ किस में नहीं होगी, तो ऑक्सीजन किस किस में चाहिए बेटा, इसमें तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से अपनी बॉडी नीली पड़ रही है। दूसरा आपको ध्यान रखना एनीमिया है, तो एनीमिया में भी आप ऑक्सीजन दोगे, ब्लड दोगे तो व्यक्ति अच्छा होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ध्यान रखना, जिसको सांस लेने में दिक्कत होगी, निमोनिया होगा। निमोनिया का मतलब क्या होता है बेटा, निमोनिया जो बेटा होता है ना, अपन बोल रहे हैं जो अपनी लंग्स है ना, और ये लंग्स है, और इस लंग्स की जो पेरेनकाइमल सेल है, किसकी बात करें ध्यान रखना, लंग्स की जो पेरेनकाइमल जो मेम्ब्रेन है, क्या होगी, पेरेनकाइमल मेम्ब्रेन है ना, और इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। क्या भर जाता है बेटा, ये हो गया फ्लूइड है, वो फ्लूइड भर जाता है। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ध्यान रखना, लंग्स में फ्लूइड भरना, लंग्स में पानी भरना निमोनिया कहलाता है। और ये किसमें होता है, ध्यान रखना, मोस्टली 0 से लगाकर 5 साल तक के बच्चों में सबसे अधिक निमोनिया देखने को मिलता है। और यदि आपसे पूछा जाए ना कि मोस्ट कॉमन कोज, ये MCC मतलब मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ये हो गया डेथ, डेथ, ये हो गया डेथ अंडर 5 ईयर,
किसकी बात करें? अंडर, कि भाई बताओ अंडर 5 ईयर की 5 साल से छोटे बच्चे का मरने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, आपको क्या बताना है? मोस्ट कॉमन कोज, उसका नाम है निमोनिया। बच्चों में निमोनिया हल्की बीमारी नहीं है। पहला क्या है बेटा? निमोनिया। और दूसरा कारण पूछे, क्या पूछे? ध्यान रखना कि दूसरा 5 साल से छोटे बच्चे के मरने का कारण क्या है? तो उसका नाम है बेटा डायरिया। डायरिया मतलब समझते हो, ये हो गया दस्त लगना। बच्चे में दस्त होगी तो बच्चे में पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो ध्यान रखना बच्चे की डेथ हो जाएगी, है ना। बच्चा शौक में जाएगा, शौक में जाने के बाद डेथ। और इसमें निमोनिया में क्या होगा? बच्चे को सांस नहीं आएगा, और बच्चे को सांस नहीं आएगा तो बच्चा नीला पड़ जाएगा, और नीला पड़ने के बाद बच्चे की यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? डेथ है, वो डेथ हो जाएगी। तो ये देखो, इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन चाहिए, इसमें भी ऑक्सीजन चाहिए, इसमें भी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे लिखा एनोरेक्सिया। भैया आपको भूख नहीं लगेगी तो उसको ऑक्सीजन क्यों दोगे बेटा? भूख नहीं लगेगी तो उसको रोटी खिलाओ ना। भूख नहीं लग रही है उसको तो आप रोटी दो, आपको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता कहाँ है? ऑक्सीजन ध्यान रखना इन तीनों में। तो इसलिए पूछा कि ऑक्सीजन किस किस में चाहिए? तो ए में चाहिए, सी में चाहिए और डी में चाहिए, लेकिन बी में नहीं चाहिए। बी में तो रोटी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर है जी? यस, ये भी बिल्कुल इजी और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि द कॉमन हैजार्ड्स ऑफ कैथेटराइजेशन। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कैथेटराइजेशन का मतलब समझते हो कि ध्यान रखना पेशाब बाहर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं और पेशाब को बाहर निकालने के लिए आपने नली लगाई, उसको कैथेटर कहते हैं। किसकी बात करें? ध्यान रखना, यदि किसी को वॉइडिंग प्रॉब्लम है, वॉइडिंग प्रॉब्लम, वॉइडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वॉइडिंग का मतलब होता है यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, टॉयलेट बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? नली लगाओगे, और उस नली को अपन बोलते हैं ध्यान रखना कैथेटर। तो कैथेटर जब लगाया जाता है, उस कैथेटर से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, संक्रमण हो सकता है, या जब आप कैथेटर लगा रहे हो तो ध्यान रखना वहां पे ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा हो सकता है। अपन बोले यूरिनरी ब्लेडर में कोई ट्रॉमा हो सकता है क्या? फिर लिखा ध्यान रखना यूरेथ्रा इरिटेशन। जब आप किसी नली को यूरेथ्रा में डालोगे तो उसकी वजह से यूरेथ्रा के अंदर जलन जैसी महसूस होगा क्या? और या अपन बोल रहे हैं ऑल। बताओ भाई कैथेटराइजेशन की वजह से क्या होगा? बताओ भाई, इन्फेक्शन, संक्रमण होगा, वहां पे छोटी मोटी चोट लग सकती है, या वहां पे जलन सी महसूस है वो होगी। बताओ भाई क्या होगा बेटा? इसमें ध्यान रखना संक्रमण भी हो सकता है, टिश्यू में ट्रॉमा भी हो सकता है, यूरेथ्रल इरिटेशन भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑल है, वो ऑल आंसर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डी होगा। और बेटा जो इन्फेक्शन होता है इस कैथेटर की वजह से, उसको अपन बोलते हैं बेटा, ये नाम इसका क्या रहेगा? ये हो गया सर कैथेटर, ये हो गया कैथेटर एसोसिएटेड, ये हो गया एसोसिएटेड यूरिनरी इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? यूरिनरी इन्फेक्शन। ये ध्यान रखना क्यों होता है बेटा? क्योंकि आप लंबे टाइम तक कैथेटर को चेंज नहीं करते हो। ये जो कैथेटर लगा होता है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना कैथेटर को बेटा 21 दिन में चेंज करना है। कितने दिन में चेंज करोगे? 21 दिन में आपको चेंज करना है। और जो इस कैथेटर के लिए बेटा एक यूरो बैग आता है, यूरो बैग मतलब जिसमें आप यूरिन है ना, उस यूरिन को इकट्ठा करते हो, डायरेक्ट नली लगी होती है और यूरिन का एक बैग होता है, और उसको बेटा 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है? ये हो गया चेंज है, वो चेंज करना है। कितने दिन में करोगे बेटा? 7 दिन है, उस 7 दिन में चेंज है वो चेंज करोगे। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं ये कौन सा हो गया बेटा? कैथेटराइजेशन है। उस कैथेटराइजेशन की अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये कितने दिन में चेंज? मैं कह रहा हूँ आपने 21 दिन में चेंज नहीं किया, और या आपने जब कैथेटर लगाया 21 दिन के अंदर आपने कैथेटर की साफ सफाई नहीं करी, तो साफ सफाई नहीं करी तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन होगा तो ध्यान रखना ही हो गया। आप लगाते टाइम ध्यान नहीं रखा, ट्रॉमा हो सकता है। और आप किसी भी नली को डाल रहे हो ध्यान रखना यूरिथ्रा में, तो जलन तो होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा बेटा? डी है, वो डी यहाँ पे अपन बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ये अपन बोल रहे हैं। और ये बताओ बेटा, आज का अपन बोल रहे हैं सर आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ भाई, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आंसर रहेगा बेटा बताइए? यहाँ पे अपन बात करें सर नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी। बताओ लाल रक्त कणिकाएं अपनी बॉडी में कितनी होती है? बताओ नॉर्मल लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, ये हो गए 4000 से 11000, या अपन बोल रहे हैं सर 4.5 से 5.5 मिलियन mm इन ब्लड। फिर अपन बोल रहे हैं ये हो गया 1 से 3.5 लाख, या 2000 से 3000 मिलियन है, वो आपकी यहाँ पे रहेगी। इसका आंसर आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अपने रक्त में कितनी होती है। इसका आंसर यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है? कमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो ये आज अपने कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। कल और इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चंस है, कल 8 बजे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। आज वाले प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, कल भी इससे प्यारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। एंड लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? पहले बेटा सीखना है और फिर जीतना। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, गुड नाइट, बाय।